आज 3 मई है और लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए फिर से बढ़ा दिया जा चुका है। पहली तारीख को लोगों को बहुत इंतजार थी कि शायद 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, वो अपने अपने घरों में जा पाएंगे। और उनमें सबसे ज्यादा आतुर हमारे मजदूर थे, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जब लॉकडाउन अचानक घोषित किया गया था बिना तैयारी के, सब कुछ एकदम ठप हो गया और जो अपनी फैक्ट्रियों से बेदखल हो गए, रोजगार चली गई, और जो अपने किराए के घरों से बेदखल हो गए, वो सड़कों के ऊपर बेतहाशा चल निकले थे, मीलों मील चले थे। और आप और हम वो सीन्स तो भूले नहीं। बच्चे भी चले, बूढ़े भी चले, जवान भी चले। हम ये भी जानते हैं कुछ एक्सीडेंट्स में मारे गए, हम ये भी जानते हैं कुछ ने आत्महत्या की, हम ये भी जानते हैं कुछ भूख और प्यास से मर गए। ये घटनाएं होती रहीं। जमालो भी 12 साल की मर गई थी। इंसाफ भी जो बॉम्बे से चला था वो यूपी में पहुंच के मर गया था अपने गांव में। और जो दिल्ली से चला था वो धर्मवीर कल शाहजहांपुर में, उसकी भी मौत हो गई। ये घटनाएं तो बहुत सी हम लोगों के सामने आएंगी। मालूम नहीं कोरोना से मरने वालों से कहीं ज्यादा भूख से मरने वालों की जिंदगी ना हो जाए। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि बिना प्लानिंग के, बिना सोच समझ के, जिस ढंग से बिना आवाम को, जनता को साथ लिए, पार्लियामेंट को विश्वास में लिए या मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिए ये लॉकडाउन लागू किया गया, उससे बहुत बड़ा खमियाजा इस देश ने भुगता है। और सरकार के जो दावे हैं कि सबके पेट में अनाज पहुंच गया, वो भी झूठे हैं। सरकार का ये दावा है कि सबको कैश ट्रांसफर हो चुका है, वो भी गलत है। सरकार खुद मान रही है कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाना खिलाना था, उसमें से शायद 60 करोड़ तक ही वो पहुंच पाए। तो ये वो लोग हैं जिनके पास कागज है। जिनके पास कागज नहीं है लेकिन वो उसी गरीबी की हालत में है, उन सबको अगर मिला दें, गांव और शहर वाले को, तो कम से कम 100 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा के तहत खाना मिलना चाहिए। तो वो फिर कितना हुआ? वो तो आधे लोगों को ही पहुंचा है अभी तक। इसलिए सरकार के वो इंतजाम भी फेल हुए। कैश ट्रांसफर के भी जो इन्होंने दावे ठोके, उसमें भी बहुत सारे लोग जिनके पास कागज थे, उनमें से ही सबको नहीं मिला कैश ट्रांसफर। तो जो उन कागजों से बाहर हैं, उन गरीबों को तो वो कैश ट्रांसफर नहीं मिला। हालात बहुत खराब हो गए हैं कि मार्च के महीने में शुरू में 8% बेकारी की दर थी और अब जब मैं बात कर रही हूँ ये 27% से ऊपर हो चुकी है। दुनिया के आंकड़े कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ से नीचे लोग गरीबी की तरफ और धंस जाएंगे। ये चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। अब मालिक कह रहे हैं कि हमको काम लेना है, मजदूर कह रहे हैं हमको घर जाना है। तो परसों एक ट्रेन चली थी, लेबर ट्रेन उसको कहा गया, जो हैदराबाद से झारखंड गई थी। कल 5 ट्रेनें चलाई गई और आज अभी मालूम नहीं कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस वक्त किस बात की जरूरत थी? जरूरत इस बात की थी कि इस लॉकडाउन के समय में सरकार ये बताती कि वो कितना फ्रंट फाइटर्स के लिए इंतजाम कर चुके हैं, कितना अस्पतालों की हालत सही हो चुकी है, और वो जिन कामों में अभी भी कमजोरी रही है सरकार उसमें क्या करेगी। बिजनेस को सही करने के लिए उसके लिए पैकेज क्या है और हमारे मजदूरों के लिए पैकेज क्या है। सरकार ये सब कुछ तो सामने नहीं लाई, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तब एक तरफा निर्णय लिया, अब भी सरकार लगता है उसी मूड में चल रही है। हर आपदा में से राजनीतिक मफाद निकालने की वो एक आदत बनी हुई है सत्ताधारी पार्टी की, और हर उस संकट का मुकाबला वो इवेंट मैनेजमेंट से करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपरी आवरण दिखाते रहते हैं, दावे कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। और इसलिए इस कोविड महामारी से लड़ने का भी जो तरीका सरकार ने अपनाया वो इवेंट मैनेजमेंट का था, और इसलिए आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस इवेंट मैनेजमेंट में उन्होंने फौजों को साथ में शामिल किया। मैं फौजों का बहुत आदर और सम्मान करती हूँ। फौजें हमारी केवल सरहदों की ही रक्षा नहीं करती, दुनिया की बेहतरीन फौजों में हमारी फौजों का नाम है। हमारी फौजें डिजास्टर मैनेजमेंट में इस देश का हमेशा साथ दी हैं। सुनामी था तब भी, चक्रवात था समुद्र का उड़ीसा में तब भी, जब बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर या दिल्ली, जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ की स्थिति आई थी तब भी हमारी फौजें आई थी। वो गुजरात में या महाराष्ट्र में ये अर्थक्वेक था तब भी हमारी फौजें आई थी।
हमारे कमांडोज भी तो आए थे जब आतंकियों का हमला बॉम्बे में हुआ था। कब हमारी फौजें डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं आई? हमेशा आई। तो फिर फौजों से काम क्या लिया जाना चाहिए? फौजों से डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ सीख लेनी चाहिए ना। उनको उस काम में उनकी सलाह लेनी चाहिए। उसके अंदर उनको कहना चाहिए कि बोलिए आपका ब्लूप्रिंट क्या है। हमारे करोड़ों मजदूर हताश हैं और अब तो हमें 1 करोड़ तो अभी तक गिनती हो चुकी जो ट्रेनों में जाना चाहते हैं। अभी तो वो नाम लिखाए जा रहे हैं, गिनती और बढ़ने वाली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो इस सिचुएशन में फौज मदद के लिए मैदान में उतर सकते थे ना। वो तो मेडिकल में भी इंटरवेंशन कर सकते हैं। आप उनसे वो काम नहीं लेना चाहते क्योंकि सरकार के पास कोई सोच समझ है ही नहीं है कि इस महामारी से कैसे बाहर निकला जाएगा। और आपको अपने गोदी मीडिया को कुछ ना कुछ तो देते रहना है ताकि वो इसी को ही ढोल पीटते रहें और बजाते रहें। आपने जो थोड़ी सी आपकी भक्तों की जनता है उसको भी प्रसन्न रखना है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए समय समय पे आपकी आदत है कि कभी आप देशभक्ति का नाम लेते हो, कभी राष्ट्रवाद का नाम लेते हो, कभी फौज का नाम घुसाते हो। और हम कहाँ भूले हैं जब नोटबंदी आप अचानक लागू की गई थी और लोग लाइनों में खड़े हुए थे, 180 से ज्यादा लोग मरे थे, 4 हमारे फौजी पेंशनर भी मरे थे। तब भी जब लोगों ने कष्ट जताया, अपनी बात कही, तो सरकार ने क्या कह दिया? फौजी सरहदों पे कष्ट उठाती हैं, तुम लाइन में नहीं खड़े हो सकते। जनाब, अब फौजों को बौना क्यों करते हैं? फौजों की ताकत पहचानिए। फौज तो मुश्किल से मुश्किल हालात को फेस करना जानते हैं। वो वेल ट्रेन्ड हैं। बहुत सख्त ट्रेनिंग से निकलता है हमारा फौजी। वो डिजास्टर मैनेजमेंट भी करते आए हैं। और इसीलिए आप उनको कम आंक के देखते हैं और जब आप उनको इन मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ आप मुकाबला करने के लिए उनका नाम लेते हैं तो आप इनका मजाक उड़ा रहे होते, इनको शर्मिंदा कर रहे होते हैं। उधर से आप फौजों को बौना करने की कोशिश कर रहे होते। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ सत्ता से, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो नाकामियां हैं, अपने जो गलत फैसले हैं, उसमें जब आप देश को फंसाते हैं, जब अराजकता का माहौल हो जाता है, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके के नारे लगाने लगते हैं। उसी में ही आप फौज का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो ये कहा जा रहा है कि फूल बरसाए जाएंगे फ्रंट फाइटर्स के ऊपर, हवाई पास्ट होंगे और समुद्री जहाजों के ऊपर बत्तियां जलाई जाएंगी, तो मैं आज फिर से दोहराना चाहती हूँ, ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह आप काम ले रहे हो हमारी फौजों से, जो गलत बात है। और इसीलिए मैं कुछ याद कराना चाहती हूँ। आप शुरू से नॉन सीरियस हो। इस महामारी से लड़ने की आपने कोई तैयारी नहीं की, आप सोए रहे और इसलिए मैं जता रही हूँ उसको। दिसंबर के महीने में केस आ गया, पूरी दुनिया चेत गई। जनवरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया ये मेडिकल इमरजेंसी है। ये उनकी वोकैबुलरी में सबसे ऊंचा स्थान पाती है, ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। हमारे देश में 30 जनवरी को पहला केस आ गया। केस बाहर से आया था। हम याद रखें, हमारे देश में ये महामारी नहीं शुरू हुई, ये बाहर से आई। हम नहीं जानते कौन से संक्रमित देश से चली आई। वुहान से भी कुछ विद्यार्थी आए थे। हमारे देश के अंदर दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में बाहर से लोग आ रहे थे। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कहीं टेस्टिंग हुई, कहीं क्वारंटाइन किया गया, कहीं फॉलो अप लिया गया? कितने लोग आए इस देश के अंदर? कुछ संज्ञान लिया गया? नहीं किया गया। फरवरी के अंदर चुनाव चल रहे थे दिल्ली में और कुछ मंत्री संतरी नारे लगा रहे थे, गोली मारो सालों को। देश का वातावरण गंदला किया जा रहा था। और उस गंदले वातावरण के बाद देश के अंदर 2 घटनाएं हुई। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की स्वागत की तैयारियां चल रही थी। 1 लाख की भीड़ जुटानी है गुजरात के अंदर, वो चल रहा था। 4000 लोग उनके साथ भी आए थे। क्या उनकी टेस्टिंग की हमारी सरकार ने? तो वायरस तो बाहर से आ रहा था। तो क्या इंतजाम था सरकार का? क्या सीरियसनेस थी? और उसके साथ साथ एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके दंगे हुए इस देश के अंदर। ये फरवरी में चल रहा था जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही थी। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 जनवरी को ये कह दिया था कि अपने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, आपके जो फ्रंट फाइटर्स को चाहिए होंगे, उन इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कीजिए, स्टोर करना शुरू कीजिए, उसका निर्यात नहीं कीजिए। तो ये सरकार क्या कर रही थी?
अब आप फूल बरसवाना चाहते हैं ना उनके ऊपर, लेकिन आप उन सारे इक्विपमेंट्स को निर्यात करते रहे। 24 मार्च तक भी वो निर्यात करते रहे। देश में तैयारी नहीं की। मार्च के महीने में पार्लियामेंट में तू मैं तो चलती रही दिल्ली के दंगों को लेकर के, लेकिन इस देश के अंदर इस महामारी से कैसे निपटना है, कैसे लड़ना है, देश को आगाह नहीं किया। पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। डिजास्टर मैनेजमेंट दिसंबर से तैयारी में जुटी थी, वो क्या कहना चाह रही है देश के साथ शेयर नहीं किया गया। आपने जनता को भी विश्वास में नहीं लिया, जिस जनता से आपने बाद में कहा कि सबको हमें एक साथ चलना है। मैं याद कराना चाहती हूँ कि 19 मार्च को प्रधानमंत्री आए थे और वो कोई कार्यक्रम नहीं लेके आए कि 5-6 दिन के बाद वो क्या करने वाले हैं, पूरा देश ठप हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा। उन्होंने वार्निंग नहीं दी, लोगों को ये नहीं कहा कि अपने अपने घरों में चले जाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत सख्त कदम होंगे, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो तीर्थयात्री हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो हमारे श्रमिक हो, बहुत सख्त कदम होने वाले हैं, हम सबको मौका देते हैं, वो चले जाइए। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, लेकिन एक प्रोग्राम दे दिया थालियां और घंटियां बजाने का और तालियां बजाने का। और इनके ही जो बहुत आगे बढ़ चढ़ करके इनके नेता लोग हैं, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को तोड़ करके उस जनता कर्फ्यू के दिन मजाक बना दिए उस इवेंट का। एक और इवेंट प्रधानमंत्री जब एक्सटेंड करने के लिए आए इस लॉकडाउन को, तो एक और इवेंट घोषित कर दिए। अब दूसरा क्या करना है, दिए जलाने हैं, मोमबत्तियां जलानी है, टॉर्च जलानी है और मोबाइल की लाइट जलानी है। प्रधानमंत्री तो यहां तक कह दिए कि महाभारत 18 दिन में जीता था इस लड़ाई को, हम 21 दिन में जीतेंगे। आप तब भी इस देश के लोगों को नहीं बताया कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, तब भी नहीं बताया कि वैज्ञानिक सोच से हम बाहर कैसे निकलेंगे, तब भी नहीं संज्ञान में लिए कि सबको साथ अभी भी लेके चलना चाहिए और नीचे सच्चाइयां क्या है उसको समझना चाहिए। आपने नहीं किया। और फिर 14 तारीख को हताश थे मजदूर, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर भागे चले आए कि अब तो लॉकडाउन खुलने वाला है, लेकिन खुला नहीं। लेकिन अब अगर फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तो ऐसे में हमें अब कैसे आहिस्ता आहिस्ता बाद में निकलना होगा, इसकी तरफ बढ़ने की जरूरत होगी। उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होगी। उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की इस स्थिति के अंदर समाज के सभी हिस्सों को साथ लेके चलने की जरूरत होगी। इसलिए हम ये कहेंगे, आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी आते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने बता दिया कि 45% लोगों ने अब एक टाइम खाना खाना शुरू कर दिया है, सर्वे हुआ है। इसलिए लोग भूख से मरेंगे कि कोरोना से मरेंगे, ये सवाल मैंने खड़ा किया। ये दोनों बात है। अभी जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता दिख रहा है, जिस तरीके का अंदेशा लग रहा है, इससे हम शायद रुक पाते थे अगर लॉकडाउन उस ढंग से नहीं किया जाता जिस ढंग से हमारी सरकार ने किया। जब अब हम कह रहे हैं कि ये रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, कुछ जिले पूरे बंद होंगे, कुछ आधे होंगे, कुछ पूरे खुल जाएंगे, तब भी तो प्लानिंग की जा सकती थी कि लॉकडाउन कैसे करना है। और अब ये मजदूर जो संक्रमित हो रहे हैं, उनके परिवार संक्रमित हो रहे हैं, इनका क्या दोष है? ये नहीं लेके आए कोरोना कहीं से। और इसीलिए हमारी वर्कफोर्स संक्रमित हो जाएगी, हताश हो जाएगी, दिमागी तौर पे हताश हो गई है, एंग्जाइटी में आई है, कुछ डिप्रेशन में आई है। इस स्थिति से अब बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन उस समय भी आप हमारी फौजों से, जो उनके जिम्मे काम हो सकता है, जिसको वो खुद करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, आप मदद मांगेंगे तो भी वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप तो उनसे सिर्फ फूल बरसवाना चाहते। और मैं ये कहना चाहती हूँ फौजी भाइयों, आप भी तो फ्रंट फाइटर हैं। फ्रंट फाइटर में तो हमारा कोल मजदूर भी है, जो कोयला निकालता रहा, बिजली का उत्पादन भी करता रहा, बिजली का वितरण भी करता रहा हमारा मजदूर। हमारे तो बैंक कर्मी भी है जो काम में लगे रहे, और हमारे तो रेलवे के मजदूर भी हैं जो काम में लगे रहे। दुगना माल ढोया है उन्होंने इस पीरियड के अंदर, दुगनी ट्रेनें मालगाड़ियां चलती रही हैं। हमारे जो एयर्स हैं वो उसकी 6 लाख उड़ानें भरी गई हैं सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के वर्कर्स ने काम किया है, हमारे डिफेंस के वर्कर्स ने काम किया है, हमारे सफाई कर्मचारी गलियों को साफ करने के लिए आते रहे हैं।
हमारे सभी सेक्शंस ने काम किया है, पानी की टूटियां चलती रही हैं, पानी के विभागों ने काम किया है। मैं किसी का नाम भी छोड़ूं तो मैं सीधे बोलती हूँ, एसेंशियल कमोडिटीज में काम करने वालों ने सबने काम किया है। उन सबको हम सलाम करते हैं, उन सबको हम मनाते हैं, लेकिन सबकी मांग ये नहीं है कि उनको फूल चाहिए, कि तालियां थालियां या दिए चाहिए। उनकी अभी भी ये मांग है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद हो, उनके ऊपर हमले बंद हो, क्योंकि फ्रंट फाइटर्स में हमारी सीआरपीएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, हमारी पुलिस भी है, हमारी बीएसएफ भी है, हमारी फौज है, पूरी सभी है। और इसलिए उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए, उसकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, जो अस्पतालों के इंतजाम है वो पूरे होने चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए जहां मैं फौजों को प्रणाम करना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ, आज मुझे फील्ड मार्शल मानेकशॉ की याद आ रही है। उनको किसी ने कहा था कि यस मैन जो कहते हैं, यस यस करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था, ए यस मैन इज ए डेंजरस मीनेस, ही विल गो वेरी फार, he can become a minister, a secretary, a field marshal, but he can never become a leader, nor even be respected. He will be used by his superiors, disliked by his colleagues, and despised by his subordinates. So, discard the yes man. और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जी हजूरी करना, फील्ड मार्शल ने कहा था कि ये इतनी दूर तक जा सकता है कि आप मंत्री भी बन सकते हो, सेक्रेटरी भी बन सकते हो, फील्ड मार्शल भी बन सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं हासिल कर सकते। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको इस्तेमाल भी कर लेंगे, आपके कोलीग्स आपको नापसंद करेंगे, आपके जूनियर्स आपको इज्जत नहीं देंगे। तो ऐसे यस मैन को क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। इसलिए मैं जनरल मानेकशॉ को याद करते हुए, उनको सलाम करते हुए, अपने फौजों को सलाम करते हुए और नागरिक बंधुओं से कहते हुए कि आने वाले संकट का मिलजुल करके हम मुकाबला करेंगे, सबने एक साथ चलना है। ऐसी स्थिति में हम एक साथ होंगे तो जरूर कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर आप सबको सल्यूट करते हुए अपनी बात खत्म करती हूँ।